हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस हब। आज हम सब देखने वाले हैं धातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि धातुएं एवं अधातुएं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के वायु के साथ क्रिया। तो धातु वायु यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया गया तो कॉपर ऑक्साइड का काला अवक्षेप बनाया। एल्यूमिनियम के साथ कराया गया क्रिया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती है, जिससे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसलिए इन्हें अभिक्रिया कराने से पहले क्या किया जाता है, इन्हें साफ किया जाता है। आयरन वायु को गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलता है। कॉपर को भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड। वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, और उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बनाता है। एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और जल बनाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल, धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। धातु की सोडियम ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम केवल भाप के साथ क्रिया करता है। धातु एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक गर्म जल के साथ क्रिया करता है, क्रियाशील है मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उदाहरण सोडियम को जल के साथ क्रिया कराए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल उष्मा हाइड्रोजन तथा उष्मा निकलता है। कैल्शियम जल के साथ क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम जल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम जल के साथ एल्यूमिना और हाइड्रोजन। आयरन जल के साथ क्रिया फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं कि धातुओं की तन अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं तन अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। आयरन HCl के साथ आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन, मैग्नीशियम HCl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन, जिंक HCl के साथ जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम HCl के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन। कॉपर, सिल्वर और पारा तन अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि धातुओं के अन्य धात्विक लवणों के से अभिक्रिया। धातु लवण विलयन से अभिक्रिया करके तो लवण विलयन और धातु बनाते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक विलयन से क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, तथा यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। आइए सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अवरोही यानी घटते क्रम में मतलब किया गया है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb। तो इसमें से जो यहाँ तक हैं ये मैग्नीशियम से ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु हैं, और एल्यूमिनियम से आयरन तक, लेड तक ये कम क्रियाशील धातु हैं। हाइड्रोजन से के नीचे जो है कॉपर, पारा, सोना और चांदी, ये बहुत कम क्रियाशील धातु हैं। इनको अक्रिय धातु के श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है
धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया। तो जो धातुएं हैं वो धातुओं के साथ क्या करती हैं, अपक्रिया। तत्वों की अपक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। ठीक है, ये कोई भी धातु हो, चाहे धातु हो, तो अपक्रिया करती है, तो अस्टक के नियम के अनुसार अपने वायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ही क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या क्या करता है, ग्रहण करता है। धातु के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अध्य धातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, जिन तत्वों के वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जिनमें धातुओं की इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। उदाहरण जैसे HCl, NaCl सोडियम क्लोराइड को लिया गया है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन बना 2 8 1। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन ये वायतम कोष से अपने क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 8। क्लोरीन के वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन में 2 8 7 और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हो जाएगा 2 8 8, अर्थात इसमें एक ऋण चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि स्थिर वैद्युत बल में बने रहने के कारण आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भौतिक प्राकृत, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये समानता भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। सी घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत धारा का चालन नहीं करते। जैसे NaCl को ले लिया जाए, तो NaCl जलीय विलयन में तो विद्युत धारा का चालन करता है, जबकि जो ठोस नमक होता है, क्रिस्टलीय नमक, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं की प्राप्ति की या धात्विक। तो धातुओं को हम लोग प्राप्त करते हैं खनिज से। तो पृथ्वी और प्राकृत के रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद खनिज को जो हम प्राप्त करते हैं एक्स से। एक्स क्या है, वह खनिज जिनमें धात्विक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, एक्स कहलाता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी से संबंधित धातु क्रम। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील है। ये स्वतंत्र रूपों में नहीं मिलती हैं, विद्युत अपघटन करके। उसके बाद मध्य क्रियाशील जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और Hg। ये सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट ऐश के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जाता है। सबसे कम क्रियाशील धातु है हमारा चांदी और सोना, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है धातु का निष्कर्षण। एक्स से धातु प्राप्त करना। पहले चरण में एक्सों का समृद्धिकरण करते हैं, फिर धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, तीसरे में धातुओं का क्या करते हैं, परिष्करण करते हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं। गैंग। पृथ्वी से खनिज एक्सों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई शुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। भर्जन। सल्फाइड एक्सों को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करें, तापन किए, तो जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। सिनेबार को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया किए तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सुपर डाइऑक्साइड बनता है। निस्तापन। निस्तापन कार्बोनेट एक्सो को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को तापन किए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है कि टॉपिक अपचयन। धातु ऑक्साइडों से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु प्राप्त की जा सकती है। यानी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अपक्रिया करें तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि धातु का परिष्करण है क्या। धातु का परिष्करण, ये धातुओं को शुद्ध करके बाहर निकालना ही धातु का क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है।
धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विद्युत क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। तो इसमें एक विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या लिया गया? इसमें दो इलेक्ट्रोड लिए हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोड एनोड है और दूसरा क्या है? कैथोड है। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हैं। ठीक है, इसमें टैंक को बनाया गया है और नीचे देखते हैं जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर से जो ये कॉपर सल्फेट है आयनित हो जाता है और जो नीचे अपद्रव्य हैं वो एनोड की तरफ क्या जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। एनोड पर शुद्ध अशुद्ध तांबा होता है, कैथोड पर शुद्ध तांबा होता है, विलयन कॉपर सल्फेट का होता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा होती है। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से शुद्ध धातु अपघट्य में घुल जाती है। सी उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड में क्या जाता है? निक्षेपित हो जाता है। डी आबिले अशुद्धि या एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, एनोड पंख जिसे नीचे देखे ये जो नीचे इकट्ठा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण को देखते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने वाले से संक्षारित हो जाती हैं। नंबर 1 सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तुएं काली हो जाती हैं। कापर अद्रा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है। सी लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिन्हें हम जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, शुद्ध लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या धातु मिश्रण बना के हम लोग धातुओं को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध लेपन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिश्र धातुएं। कहते हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात लोहा और निकिल और क्रोमियम मिलाकर इस्पात तैयार करते हैं। पीतल कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। कांसा कॉपर और टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। सोल्डर लेड और टिन के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं। अमलगम मरकरी यानी पारद और अन्य तत्वों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। धातु तथा पारे के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। धन्यवाद वॉचिंग टू फॉर वीडियो देखने के लिए।